गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनोज सिंह, हिंदी टीचर ऑफ डेफोडिल पब्लिक स्कूल। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और कसर पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है और उनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई है। जैसा कि पाठ के नाम से विदित याद है, यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ पर एक बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो प्रस्तुत पहला यानी कि पहला जो दंतुरित मुस्कान है, इस पद में कवि कहते हैं कि एक छोटे जो बच्चे हैं उसके दूध मुँह बच्चे की मुस्कान को देखकर बिल्कुल उनका मन भाव विभोर हो उठा है। नागार्जुन जी का मानना है, अर्थात कवि का मानना है कि वस्तुतः इसी स्वाभाविक और कोमल सुंदरता में जीवन का संदेश छुपा हुआ है। शिशु की यह दंतुरित मुस्कान और भी मोहक हो जाती है और भी मोहक हो उठती है जब उसमें उनकी नज़रों का जादू जुड़ जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी यह जो नए नए दांतों की मधुर मुस्कान है, यह मरते हुए में भी जान डाल देती है। माने वह व्यक्ति जो मरने वाला है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कवि कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जैसे जलजात। यहाँ नागार्जुन जी का मानना है कि जैसे तुम्हारे धूल मिट्टी में सने प्रत्येक अंग हैं, इतना सुंदर लगते हैं। जैसे बच्चे जब बाहर में खेलते हैं और खेलते समय उसके शरीर में धूल लग जाते हैं, मिट्टी लग जाते हैं, उसी को देखकर कहते हैं जैसे तालाबों से निकलकर कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। बच्चे की वह खुशी और प्रसन्नता से कवि को ऐसा लगता है कि मेरी झोपड़ी में कमल खिल रहे हैं। कहते हैं कवि कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे तुम्हारे प्राण से तुम्हारे स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर बिल्कुल पानी बन जाता है, अर्थात कठोर दिल वाले भी पिघल जाते हैं। कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेष फलिका के फूल। एक शेफालिका है जिसके फूल के बारे में कहा जाता है कि शेफाली जो फूल है वह बहुत सुगंधित और सुंदर होती है। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि तुमसे कि झरने लग पड़े, कि तुम्हारे स्पर्श पाकर ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल शेफाली का जो सुगंधित और सुंदर फूल है वह झड़ने लगे हैं। बाँस था कि बबूल, यहाँ कवि कासे बाँस और बबूल से शिशु की तुलना में उसकी अपनी कठोरता से है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं और छोटे बच्चे भी कभी कभी कठोर हो जाते हैं, किसी को देखकर बात करते हैं, किसी को देखकर बात नहीं भी करते हैं। उसी पर यहाँ चर्चा की गई है। आगे यहाँ कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। लेखक कहते हैं कि मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। एकटक से देखते ही हो, देखते ही रहोगे अनिमेष, लगातार देखते ही रहोगे। थक गए हो तो आँख लूँ मैं फिर, और अगर देखते देखते तुम मुझे थक गए हो, पलक बंद नहीं कर रहे हो, तो कहो मैं अपना आँख ही फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तो क्या होगा यदि पहली बार अगर तुम्हारा और हमारा परिचय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, कि अगर तुम्हारी माँ
आज हमारे और तुम्हारे बीच में अगर एक माध्यम नहीं होती, जिस प्रकार से माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उससे दूसरे को पहचानने में सुविधा होती है, तो कहते हैं कि अगर परिचित न होती पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, मैं न सकता देख और ना ही मैं तुझे देख सकता, मैं न पाता जान और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, दांतों की मुस्कान है, इसको मैं कभी नहीं देख पाता। माँ की पहचान के बाद ही बच्चा मुस्कुरा देता है। दूसरी दंतुरित मुस्कान की कविता की पंक्तियों में यहाँ दिया गया है। इस पद में कवि ने छोटे बच्चे और उसकी माँ को श्रेष्ठ बताया है। शिशु की जो यह दंतुरित मुस्कान है तब और भी मोहक उठती है और भी सुंदर हो जाती है जब उसमें नज़रों का जो है जादू जुड़ जाता है। यहाँ पर नागार्जुन जो कवि हैं कहते हैं कि धन तुम, माँ भी तुम्हारी धन, हे नवजात शिशु तुम धन हो और तुम्हारी माँ भी धन है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यहाँ कहते हैं कि मैं तो दूसरे स्थान से आया हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अपरिचित हूँ, तुम्हारा इस अतिथि से कोई संबंध नहीं है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कहते हैं कि कोई संबंध ही नहीं है, मैं बिल्कुल अजनबी और अतिथि हूँ। उंगलियाँ माँ की कराती रहे मधु पर, यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही अंगुलियों को पकड़कर जो चलाती है, कुछ खाने पीने के लिए जो चटा देती है, प्रेम करती है। यहाँ मधुपर की बात चल रही है तो यहाँ मधुपर का शाब्दिक अर्थ है कि 5 तत्वों से निर्मित, जैसे दूध, घी, दही, दूध, घी, दही, उसके बाद जल हो गए, गंगा जल, और भी कोई तत्व अगर मिला दें और जिससे पंचामृत तैयार हो जाते हैं, उसे ही यहाँ पर मधुपर्क कहा गया है। जो बच्चे को मुख्य रूप से छोटे जो बच्चे होते हैं उसके मुंह में दी जाती है। कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मारना मुहावरा है अर्थात इशारा करना। यहाँ कहते हैं कि तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तुम मुझे देखकर आंखों से इशारा भी करते हो, होती जबकि आंखें चार कहते हैं जब एक दूसरे से दोनों की नज़रें मिलती है, आंखें चार होना भी मुहावरा है। यहाँ पर तिरछी नज़रों से देखते हुए जब बच्चे की नज़रें लेखक की नज़रों से मिलती है तब नए उगते हुए दांतों की जो मुस्कान होती है वह बहुत सुंदर लगती है। यहाँ कहती है कि तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हमारी और आपकी नज़रें मिल जाती है उस समय चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता छा जाती है। तो यह दंतुरित मुस्कान में 2 पैराग्राफ था, 2 पद, और उसके बाद इसी में एक और कविता जुटा हुआ है जिसका नाम है फसल। यहाँ पर पहले फसल में नागार्जुन ने कहा है, कवि कहते हैं कि फसल के बारे में बताते हुए कि फसल अनेक नदियों, लोगों के कठोर परिश्रम और खेतों की अनेक प्रकार की मिट्टियों का परिणाम है। यहाँ पर कहते हैं पंक्तियों में कि एक के नहीं, 2 के नहीं, अर्थात इसमें एक का कोई महत्व नहीं है, ना 2 का कोई महत्व है, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू भी है। फसल एक का नहीं है महत्व, 2 का नहीं महत्व है, बल्कि ढेर सारे नदियों के पानी का जादू है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा है, लाखों करोड़ों मजदूरों के परिश्रम का परिणाम है। एक की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो फसल है, फसल को उगाने के लिए नदियों के पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, वर्षा की ज़रूरत होती है, करोड़ों मजदूर की होती है, और सबसे बड़ा जो है वह है मिट्टी के गुणधर्म का, क्योंकि हर तरह की फसल अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में होते हैं।
यहाँ कवि बताए हैं कि फसल स्वयं उत्पन्न नहीं होती, बल्कि हमारे देश में एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियाँ बहती है और इन नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है और फसलों को उगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, तब जाकर यह फसल तैयार होती है। और इसमें फसल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, क्योंकि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उस पर ही फसल आधारित होती है। इस प्रकार फसल अपने आप उत्पन्न न होकर बल्कि नदियों के जल, किसानों के परिश्रम और खेतों के अनेक प्रकार के मिट्टियों के गुणधर्म पर आश्रित रहती है, अर्थात उसी का परिणाम है। और दूसरे फसल की कविता में यहाँ बताई जा रही है, लेखक यहाँ कहते हैं कि फसल की उत्पत्ति संबंधी जो प्रश्न है उसकी बात खुद ही उनके लिए उत्तर भी एक तरह से समझिए कि देते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, यह तो नदियों के पानी का जादू है। यहाँ कहते हैं कि फसल कुछ भी नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा है, और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ फसल के बारे में स्वयं जवाब दे रहे हैं कि यह काली मिट्टी, भूरी, ये सब जो है मिट्टियों के गुणधर्म का परिणाम है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। कहते हैं कि पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है सूरज का प्रकाश। तो यहाँ कहते हैं कि रूपांतर है सूरज के प्रकाशों का, अर्थात जब सूरज के प्रकाश उस फसल पौधे पर पड़ते